हेलो दोस्तों। तो कल हमने अपनी वीडियो में डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज उसकी पहली यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं और पहली यूनिट हमारी है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, तो पहली यूनिट में हमारा पहला टॉपिक है अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, ये होता क्या है पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज को समझते हैं। देखो, लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? लैंग्वेज मीन्स होता है बच्चों भाषा। ठीक है, ये तो सबको पता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। भाषा को और एक दूसरे वर्ड में हम डिफाइन करेंगे। देखो, भाषा को हम एक और वर्ड से बोल सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? बोली। भाषा को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? भाषा को हम बोली भी बोल सकते हैं। यानी कि जिस चीज के थ्रू हम बोलते हैं उसको लैंग्वेज या भाषा बोलते हैं। सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो हमारी भाषा जैसे हिंदी है, और भी अन्य भाषाएं होती है, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, है ना, बंगाली। तो इस तरह से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज होती है। ठीक, क्योंकि इंग्लिश में भी हम अपनी विचारों को और भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश को भी एक क्या बोला जाता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, लैंग्वेज सब्जेक्ट, भाषा विषय बोला जाता है। देखो, अगर तुम इंटर्नशिप पे गए, तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, वहां पे हिंदी नहीं बोलते कि हिंदी का पीरियड है या फिर हिंदी में करा दो। वहां पे पता है क्या बोलते हैं? वहां पे बोलते हैं भाषा। वहां पे हिंदी का यूज नहीं किया जाता, वहां पे भाषा बोला जाता है। वो भाषा इसलिए बोला जाता है क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, तो इसलिए हिंदी ना बोल के उसको भाषा से डिफाइन किया जाता है। इसी तरह से जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह जो होते हैं, वहां की लैंग्वेज क्या होती है? वहां की लैंग्वेज होती है इंग्लिश। ठीक है, हमारे देश में इंग्लिश को हिंदी के बाद दूसरी भाषा का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए इंग्लिश की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की हिंदी की है। हिंदी के बाद इंग्लिश को हमारे देश की सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में देखा जाता है। अगर सेकेंडरी लैंग्वेज है तो हमारे लिए ये भी सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और दूसरी बात, वर्ल्ड के हर देश में ये लैंग्वेज चल जाती है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो तुम्हें आपस में कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इंग्लिश का इस वजह से भी बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो ये हमने इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ ली, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब जब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है तो बच्चों को सिखाने में भी बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि बच्चे अगर बेसिक लेवल से इसको सीखेंगे तभी तो उसको आगे जाके जो भी इंग्लिश में बोलचाल होगी, कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन वगैरह सब कुछ होगा वो कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चों को बेसिक लेवल से प्रॉपर वे में इंग्लिश सिखाई जानी चाहिए। ये इसका इसलिए इसलिए भी और ज्यादा महत्व बढ़ जाता है क्योंकि आगे चल के इंग्लिश कम्युनिकेशन का सोर्स है, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम पढ़ते हैं इंग्लिश में अप्रोच एंड मेथड्स पढ़ रहे। अब अप्रोच एंड मेथड्स क्यों जरूरी है? देखो, क्योंकि एज ए टीचर हमें इंग्लिश आती है, पर हम बच्चों को वो इंग्लिश किस प्रकार से समझाएं, किस प्रकार से पढ़ाएं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हिंदी को तो हम इजिली समझ लेते हैं, हिंदी को समझ लेंगे, पर इंग्लिश को हम एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना पड़ता है। अगर अगर उसका बेसिक क्लियर ना हो पाया तो हम उसको अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे कि उनको बेसिक नहीं आता, फिर वो बेचारे बोलते हैं जी ट्रांसलेशन करा दीजिए, या हमें तो ये समझ ही नहीं आता, इस चैप्टर का या इस बात का मतलब ही नहीं समझ में आता। जब उनकी बेस ही बिल्कुल बेकार बन जाती है तो फिर वो आगे तक उनको प्रॉब्लम होती है। अब जब हम बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे तो हम एक इजी वे में, जैसे हम हिंदी पढ़ा देते हैं ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे। अभी पिछले सेमेस्टर में तुमने कुछ चीजों के बारे में पढ़ा, देखो मैं तुमको लिखवा दे रहा हूं। विद्या पढ़ी तुमने, प्रविद्या पढ़ी तुमने, और उपागम पढ़े तुमने। अब देखो, विद्या को क्या बोलते हैं? मेथड्स। प्रविद्या को क्या बोलते हैं? क्या?
टेक्निक्स, और उपागम को बोलते हैं अप्रोच। ठीक है, तो जब हम विधियां भी पढ़ चुके, प्रविधियां भी पढ़ चुके, उपागम भी पढ़ चुके, बस अब इसी चीज को हमें इंग्लिश में पढ़ना है, इतना इजी है। ठीक है, अब देखो ये जरूरी क्यों है, सबसे पहले ये समझ लो। हमारे पास सब कुछ है, हम जानते हैं, देखो ग्रामर जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, लिटरेचर भी बहुत सारा जानते हैं, बट अगर हमें उनको पढ़ाना नहीं आता तो फिर हमारे पास वो जितना भी कुछ है वो व्यर्थ है। हम ना वो क्लास में समझा सकते, ना बच्चा हमारी बात को समझ सकता। तो इसलिए अपने उस ज्ञान को बच्चों को देने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट वेज अपनाए जाते हैं, मेथड्स, टेक्निक्स और अप्रोच अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को क्लास में हम किस प्रकार से अपना ज्ञान दें, किस प्रकार से हम समझाएं, उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इजी है। चलो एक बार एक एक करके इन तीनों को समझ लेते हैं। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है मेथड के बारे में, अ मेथड इज एन ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल टू द प्यूपिल। देखो मतलब क्या है इसका, अ मेथड इज एन ओवरऑल प्रोसीजर। मेथड ओवरऑल प्रोसीजर है, प्रोसीजर समझ दो, प्रोसीजर का मतलब होता है एक तरीका, मतलब एक रूपरेखा समझो तुम इसको, ऑफ एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन। ऑर्डरली प्रेजेंटेशन मींस, ऑर्डरली प्रेजेंटेशन हम बोल सकते हैं एक तरह से अपने भावों को क्लास के सामने व्यक्त करना, बस इतना समझ लो इसको तुम। ऑफ एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। लैंग्वेज मटेरियल मींस कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का। लैंग्वेज मटेरियल टू द प्यूपिल, प्यूपिल मींस छात्र, बच्चे। तो मेथड एक पूरा का पूरा रास्ता है, तरीका है अपनी बात को व्यक्त करने के लिए बच्चों के सामने। तो हम क्या कह सकते हैं, मेथड जो है बच्चों के सामने अपनी बातों को समझाने के लिए, अपनी बात कौन सी वाली बात, लैंग्वेज मटेरियल वाली जो हमारी बात है, जो हम लैंग्वेज के बारे में समझा रहे हैं, उसको समझाने के लिए एक पूरा रास्ता प्रदान करता है, पूरा रास्ता बताता है। थ्रू द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, थ्रू द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, थ्रू द ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन, अपनी बात को बताते समय, ऑफ मटेरियल में भी डिफरेंट, मटेरियल अलग अलग हो सकता है, फॉर डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से हम अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। ये समझ में आई ये वाली लाइन, ये हमने पिछले साल शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत थे उसमें ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हुए हैं, बस उसी को ही हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। इट इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स, ये प्रविधियों का एक रूप होता है। यहाँ पे बॉडी का मतलब यहाँ पे बॉडी का मतलब रूप से, सॉरी, इट इज अ बॉडी ऑफ टेक्निक्स, ये टेक्निक का वो रूप होता है दैट ए टीचर अडॉप्ट्स, जो टीचर अडॉप्ट करता है इन क्लासरूम टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, क्लासरूम की टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में, टू पुट अक्रॉस द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को बच्चों को समझाने के लिए इन एन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर, एक इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में। एक लाइन मैंने यहाँ पे जोड़ी है, मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो मेथड होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचिंग प्रोसेस, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। देखो सुनो, एक चीज मैं तुमको यहाँ पे बीच में बता देता हूं, जो पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है ना, ये आजकल हम यूज तो बहुत करते हैं पर इसका मतलब नहीं मालूम होता। देखो इसको हम कैसे बोलते हैं, POV ऐसे लिखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ व्यू का, इसका मतलब होता है दृष्टिकोण, नजरिया, है ना। तो इस लाइन का क्या मतलब होगा, मेथड ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग का मेथड होता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, देख मतलब नजरिए से, ऑफ टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग जो प्रक्रिया होती है, जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, इसके नजरिए से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेथड के बारे में समझ में आया। अब देखो भाई, मैंने तुम्हें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बता दी इस चैप्टर की, और इसमें क्या क्या आएगा वो बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दी इंग्लिश की, सब कुछ बता दिया। उसके बाद मेथड के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अब बचा क्या, अप्रोच बचा और टेक्निक बचा, वो मैं तुम्हें कल करा दूंगा, क्योंकि अगर वीडियो ज्यादा लंबी होगी तो तुम भी बोर हो जाओगे और वो पढ़ने में वो इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं तुम्हें अप्रोच और टेक्निक कल करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।